तो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रात को भी पढ़ रहे हैं, सुबह भी पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, और तुम क्या कर, अरे मौलाना साहब हम इनकी खिदमत कर रहे हैं, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं। तो मौला अली ने पता क्या कहा, बोले निकालो इस मस्जिद से बाहर, इनसे बेहतर तो कोफे के वो कुत्ते हैं जो रोजी की तलाश में बाहर तो निकलते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी डूबने नहीं देती। दुश्मनों के बीच में ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के बीच में ज़बान रहती है, मिलती सबसे लेकिन कटती किसी से नहीं है। कहते हैं ना कि दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाओ, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। फिर आप टिल्लू नहीं होते, जी जी, फिर आप गुर्दे नहीं छीलते किसी के। क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मुश्ताक खान और ये हैं शिवा चौधरी। हम दोनों मिलकर लेके आए हैं एक नया पॉडकास्ट जिसका नाम है बड़ी बात। जी हाँ, ये बड़ी बात में बड़े बड़े लोगों से आपसे मुलाकात करवाएंगे। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, फोटोग्राफर, क्रिकेटर हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर भी हो सकते हैं, पेंटर भी हो सकते हैं, कई तरह के, हर तरह के सेलिब्रिटीज से आपसे मुलाकात कराएंगे। तो आज के हमारे मेहमान हैं सलीम जैदी। सलीम फ्रॉम भाभी जी घर पे हैं से टिल्लू भैया। टिल्लू भैया। भैया टिल्लू भैया की बात यह है कि अब ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि भाभी जी घर पे हैं या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के प्रोग्राम में बड़ी बात में। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज के हमारे इस पहले प्रोग्राम में हमने आपका इंतखाब किया है कि भैया एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो कि जिसने आते ही हंगामा खड़ा कर दिया, और एक शो से ही उसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि लोग उसके दीवाने हो गए। और जहाँ पे बड़े के क्रिकेटर, मैं समझता हूँ एक क्रिकेटर है रिंकू सिंह। जी रिंकू सिंह जो छक्के चौके जड़ते रहते हैं। उनकी बहन ने रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे तो टिल्लू से मिलना है, चाहे कुछ हो जाए, है ना। ये तो बहुत बड़ी बात है टिल्लू साहब आपके लिए। मैं समझता हूँ कि ये, मैं भी एक्टर हूँ, लेकिन इतनी तारीफ और इतनी उत्सुकता कि भैया एक क्रिकेटर की बहन, वो क्रिकेटर खुद इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसकी बहन कह रही कि नहीं मुझे मिलना है तो टिल्लू से। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैंने वैसे भी आपके साथ स्टेज शो भी मैंने शेयर किया है, वहाँ भी मैंने देखा है आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी रहती है। और मैं पहले डरता भी था, मुझे पता चला यार आप कहाँ के, तो पता चला रामपुर के हैं। तो ये भैया चक्कू तो नहीं है ना? नहीं। क्योंकि रामपुर का चाकू बहुत फेमस है। जी जी जी। तो बताएं अपने तरफ से कुछ ऐसी बातें जो आप कहना चाहें। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहेंगे हम लोग बड़ी बात में कि आप इस लाइन में कैसे आए और इसके पहले कहाँ थे, क्या करते थे। हाँ शिवा भाई। एक बड़ी बात हम ये भी करना चाहते हैं आपके साथ, एक क्रिकेटर, आप खुद क्रिकेटर थे और फिर क्रिकेट से यहाँ छक्के चौके लगाने कैसे आ गए? देखिए, इतनी मुश्ताक सर ने तारीफ़ कर दी है, लेकिन कहना चाहूँगा कि सारी तारीफ़ ही उस रब के लिए है जो इस कायनात का खालिक है। क्या बात है। वा तो इज़्ज़ो मंतशा वा तो ज़िल्लो मंतशा। शायद उसी की नज़र करम है कि आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुश्ताक खान जैसी शख्सियत मेरा इंटरव्यू ले रही है। और रही बात आपका सवाल, क्रिकेटर, सर कहते ना कि किस्मत का जो लिखा है वो कोई काट नहीं सकता। और शुरू से क्रिकेट का बहुत बड़ा शौक़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिन रात क्रिकेट रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर की जो आवाम है आज भी मुझे जानती है क्रिकेट के रूप में कि ये लड़का जो था क्रिकेटर था, ये एक्टर कैसे बन गया। उनके मन में भी ये सवाल था जो शायद आज बड़ी बात के ज़रिए उनको पता चल जाएगा। हम खेलते रहे सर, क्रिकेट खेलते रहे। नॉर्थ जोन में सिलेक्शन हुआ हमारा, माशा ओपनर थे हम, लेफ्ट हैंडर, ये मारा वो मारा। तभी रिंकू सिंह से हमारी शायद समीकरणें मिलती हैं, वो भी हिटर है। अच्छा। तो सर प्री क्वार्टर में रन, क्वार्टर में रन, सेमीफाइनल में रन। जब सेलेक्टर सामने आए, ओपनिंग थे, ओपनिंग करते सेलेक्टर सामने है, ओपनिंग करने गए, 0 पे आउट। फिर सर पूरे साल मेहनत करी, एकदम से होता नहीं। फिर वो स्टेट क्वालिफाई किया, ये क्वालिफाई, वो फिर नॉर्थ जोन तक पहुँचे, फिर सेलेक्टर, फिर 0 पे आउट। तो सर आदिल जैदी जो मेरे बड़े भाई हैं वो दिल्ली में थे, उन्होंने देखा कि शायद इसमें ऊपर वाला शायद कुछ और चाहता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुमने क्रिकेट बहुत खेल ली, क्योंकि एक उम्र होती है सर, अगर उम्र निकल जाती है तो ना फिर आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। पापा हमारे टीचर थे, तो भाई ने कहा ऐसा करो बेटा तुम दिल्ली आ जाओ, मास कॉम करो, और मैं समझता हूँ कि शायद अब तुम्हें क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए। तो बड़े भाई हमारे बाप समान थे, उनका हुक्म सर आँखों पर। फिर हमने सोचा चलो मास कॉम करके, अपना क्रिकेट की नॉलेज तो है ही, हम एंकर बन जाएंगे। मास कॉम करते करते सर
FM गोल्ड ऑल इंडिया रेडियो में हमने फॉर्म भर दिया। वहाँ RJ के तौर पर FM गोल्ड में उर्दू तलफ़ुज़ अच्छा था क्योंकि टीचर के बेटे थे और थोड़ी बहुत नॉलेज भी थी। साहिल लुधियानवी के अशार भी जानते थे और बड़े बड़े जितने भी शायर थे उनसे रूबरू थे किताबों के ज़रिए। तो सर वहाँ सिलेक्शन हो गया। दानिश इकबाल साहब उस टाइम दारा शिको लिख रहे थे, लेजेंडरी डायरेक्टर MS सत्यू सर, अरे क्या जिन्होंने उसको डायरेक्ट किया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा थिएटर करोगे? मैंने कहा सर तब मुझे पता नहीं था, मैंने बस वो करने की जिज्ञासा, जी सर करेंगे। तो दारा शिको में प्यारेलाल भवन दिल्ली में रिहर्सल चलती रही। वहाँ एकदम से करेक्टर नहीं मिला, बड़े बड़े लोग थे उसमें साहब। तो हम स्क्रिप्ट पकड़े हैं, इधर लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं। तो एक दिन जो लीड अनुराग अरोड़ा सर थे जो दारा का किरदार कर रहे थे वो लेट हो गए। तो हमें कोहली सर जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कौन करेगा? बोले बेटा उनकी जगह से तुम रीडिंग कर दो। सब बैठे थे, रीडिंग का टाइम चल रहा था। तो जब उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे दी तो दारा शिको सब रीडिंग कर रहे थे और मैं फीलिंग के साथ पढ़ रहा था, वो जो लफ्ज़ कहाँ पर जोर देना है कहाँ नहीं देना है। तो उन्होंने कहा यार ये तो ऐसा कर रहा है जैसे ये रियल में थिएटर कर रहा है। सही बात। तब उनकी नज़रें हम पे पड़ी और बोले बेटा तुम जहांगीर का किरदार करोगे। वो हमने किरदार किया। हैबिटेट सेंटर पहला मेरा ऑडिटोरियम था, वहाँ जो लोगों की तालियाँ मिली सर, वो तालियाँ दिल में ऐसे बैठी कि हमने कहा अब तो साला एक्टर ही बनेंगे। तो वहाँ से टिल्लू भैया क्रिकेटर से एक्टर बन गए। इन्होंने ना शिवा जो बात की ना MS सत्यू, ये MS सत्यू इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर एंड एक्चुअली देखा जाए ना तो हम तो इप्टा से हैं ना, तो इप्टा में हमारे वो थे, इप्टा में उनके साथ हमने बहुत सारे प्लेस किए हैं। हमने बकरी, डंडे का घोड़ा, अरे अरे अरे, सफ़ेद कुंडली। इप्टा के तो वो फाउंडर मेंबर भी हैं। अजीज़ कुरैशी साहब को भी जानते हाँ होंगे बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ भी किया है मैंने। और MS सत्यू साहब जो है एक्चुअली बेसिकली बेंगलोर से हैं। जी जी जी, हम गए वहाँ रंगा शंकर ऑडिटोरियम में करके आए थे बेंगलोर। जी जी। अच्छा सलीम भाई, मैं एक थोड़ा आप दुनिया को हंसा रहे हैं अभी टिल्लू के कैरेक्टर में, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो थोड़ी सी इमोशनल है। बचपन में ही माँ और उसके फादर साहब के साथ आपका इतना अच्छा सर था, और शायद वो कहते हैं ना कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि कहीं ना कहीं एक हंसते हुए खिलाड़ी या हंसते हुए कलाकार के पीछे बहुत ट्रेजेडी होती है, कुछ ना कुछ तो होता है। कहते हैं ना कि इतनी आसानी से कामयाबी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ तो कुर्बानियाँ दी होती हैं। सर 6 साल की उम्र में हमारी वालदा, हमारी माँ का इंतकाल हो गया था, लेकिन हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने हम सब भाई बहनों को सर पढ़ाया लिखाया। उन्होंने दुनिया की सुनी नहीं, ना दूसरी शादी की, किसी को CA बनाया, बहनों को उस टाइम के दौर में पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों बहनें, मैं खुद MA साइकोलॉजी में कराया, छोटा भाई M.Com, मुझसे बड़े भाई M.Com, सबको एक मास.com भी करके रामपुर में ही है। तो ये बड़ी बात थी। तो उन्होंने सर माँ का भी प्यार दिया हमें और हमें मतलब लायक बनाया कि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ खाना नहीं। वो कहते थे कि खाने में मज़ा नहीं है, खिलाने में मज़ा है, क्या बात। दूसरों की खिदमत करने में मज़ा है। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी जो मैं बड़ी बात के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि बेटा जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनसे कभी भी तुम दिमागी तौर से ना मिलो, दिल से मिलो। मिसाल दी उन्होंने सीधी सी सांप की। बोले बेटे सांप कैसे चलता है? यूँ चलता है ना, लेकिन बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। बोले दुनिया में अपनी अकल लगाओ, दुनिया में अपनी चाणक्य बन जाओ, दुनिया में चालाकियाँ दिखाओ, लेकिन जब दोस्त हों, यार हों, रिश्तेदार हों, भाई बहन हों, वहाँ दिल से मिलो। वहाँ कोई चालाकी नहीं, वहाँ कोई मक्कारी नहीं। तो जो उन्होंने हमें सर स्टडी दी है, जो हमें तालीम दी है, जो दुनियावी बातें सिखाई हैं, यकीन मानिएगा दोनों वक्त मिल रहे हैं, उसी को फॉलो किया, ना कभी किसी का दिल दुखाया। उन्होंने 2 बातें कही थी कि बेटा कि एक ऊपर वाले की रस्सी मजबूती से पकड़ना और अहले बैत का दामन थामे रखना, और जब अल्लाह तुम्हें नवाजे तो अपने ज़रिए जो ऊपर वाले ने दिया है उसके ज़रिए दूसरों की खिदमत करना। शायद यही वजह थी कि माँ के नाम से ट्रस्ट बना रखा है, उज़रा खातून ट्रस्ट, जो हम कहीं से डोनेशन नहीं लेते, हम सब भाई बहन मिलकर जो भी इकट्ठा होता है वो हर महीने उन गरीब लोगों के जो बहुत ही खुददार लोग हैं, एजुकेशन के तौर पे हर महीने अकाउंट में उनके पैसे भेजते हैं। ये ज़िंदगी है। अच्छा एक किस्सा आपसे सुनना चाहता हूँ मैं। लखनऊ में आपका इवेंट था और पहली बार आपकी बड़ी बहन आपके साथ थी। अरे वो क्या था वो? सर वो लखनऊ से थोड़ी दूरी पर कानपुर है, वो कानपुर है सर। वो बहन का रोल ये रहा है कि सर जब 6 साल, तो बड़ी बहन ने ही परवरिश की है सर। फ़रा फातिमा नाम है उनका, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हैं और आज भी अपने बच्चों को पीछे रखती हैं और हमें आगे रखती हैं। क्या बात है। तो सर जब कानपुर में ये बात है आज से 5-6 साल, वो भाभी जी पीक पर था, मतलब चारों तरफ टिल्लू टिल्लू चल रहा था, वो वाली बात थी सर। तो कानपुर में जब वो आई
फैमिली के साथ जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ बाउंसर हैं लेके जा रहे हैं और पब्लिक घेरी हुई है और वो देख रही हैं, और उनकी जो जहाँ शादी होती है उनके रिलेटिव्स वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो बहन के पास है, यार तुम्हारा भाई है, मिलवाओ ना, फोटो करा दो ना, ये करा दो ना, वो करा, तो वो बिलक के रोई। और फिर जहाँ कानपुर का जो ऑडिटोरियम था उसमें आगे वाली सीट पे जहाँ बड़े बड़े सीएम और बड़ी बड़ी जो बड़ी शख्सियतें बैठी थी वहाँ उन्हें बैठने को मिला और सामने परफॉर्मेंस देख रही थी। तो बाद में उन्होंने जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया मेरी बलाएँ उतारी और बस ये कहा कि बेटा तुमने आज अपने बाप का नाम रोशन कर दिया, बस मैं यही चाहती थी। तो ये बड़ी बात है सर हमारे लिए। ठीक है सलीम साहब, मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, तो ये जो खुशी मिलती है ना, जब आपको जब सक्सेस मिलती है, जब आप कामयाब होते हैं, तो आप ये देखते हैं यार कि अब ये कामयाबी जो है किसके साथ शेयर करूँ जी। तो वो खुशी जो होती है ना, ठीक है, अब बाकी लोग जो जिनको जो दोस्त हैं, यहाँ के जो दोस्त बन गए, ठीक है, ओके, उन लोग आपको तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन सही माने में आपको मज़ा तब आता है, आपको ज़्यादा खुशी तब होती है, खास करके दिली खुशी तब होती है जब आपके अपने, हाँ, क्या बात, आपके वालिद हो सकते हैं, आपके भाई बहन, मेरे जैसे कि आपकी भी जो वालिदा हैं बहुत पहले वो जन्नत नसीब हो गई, मेरे साथ भी वैसे हुआ कि जब मेरा कुछ अपना नाम हुआ, कुछ काम अच्छा मिलने लगा, तो वो मेरी माँ देख नहीं पाई, समझे ना। तो वो एक दुख तो रहता है, वो दुख मुझे भी है, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, अरे कि वो दुख इतना बड़ा दुख होता है। जैसे आपने अपने, अब ये है कि अब वो जो बहन है आपकी बड़ी बहन, वो समझ लो माँ है आपकी, बेशक समझे ना। तो आपको थोड़ा वो लगेगा, नहीं यार अब मेरी बहन तो है, उसको तो खुशी हो रही है, तो वो सब, तो आपकी कामयाबी का अगर वो शेयर कर रहे हैं आपके अपने लोग ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जहाँ पर आपने बोला कि जो आप ज़ीरो में जब टेस्ट हुआ था आप ज़ीरो में आउट हुए। अब ये देख लीजिए सर, अगर उस वक्त आप चौके छक्के मार दिए होते, कुछ 20-25 रन या 50-60 रन बना लिए होते, तो पता चलता आपका सिलेक्शन ही हो गया क्रिकेट में, फिर आप टिल्लू नहीं होते, फिर आप गुर्दे नहीं छीलते किसी के, क्या बात है, पिच छीला कर दे। तो ये किस्मत की बात होती है, बिल्कुल सर, जहाँ आपकी रोजी रोटी लिखी हुई ऊपर, बिल्कुल सर, आपको मिलना वही है। इसलिए आप देखिए कई जगह क्या होता है कि आदमी जो ना कामयाब नहीं हो पाता, तो ऊपर वाला तो बेटा अभी सब्र कर ले, तो अभी सब्र कर ले, तेरी जगह कोई और है। अब सर वो पर्दे के पीछे कुदरत क्यों चाहती थी मैं टिल्लू बनना, शायद मैंने किसी चैनल पे बताया नहीं, जो आज बड़ी बात में बता रहा हूँ सर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मालिक तो वहाँ से भी शोहरत दे सकता था सर। दरअसल जब हमारे वालिद जो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन थे, और मैंने केबीसी का प्रोमो किया था, तो वो उस टाइम हयात थे, 2015 की बात, 14 की बात है सर। ऐड देखकर वो बहुत रोए, बच्चे को अमिताभ ने हाथ डाला, बहुत अच्छा। अपने नितेश तिवारी सर ने डायरेक्ट किया था, बहुत मोहब्बत हमने देखा था वो। तो सर जब 2015 में वालिद साहब का इंतकाल हुआ सर, मैं गया 2016 में, तो पता चला, चाचा आए, बहन आई, उन्होंने ये बताया कि हमारे वालिद साहब एक बार मुंबई घूमने आए थे और वो फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन थे, और अमिताभ के बंगले के साथ फ़ोटो खिंचवा के, और इधर होता ना शौक, तो उनके अंदर मतलब ये समझ लीजिए सायरा बानो को वो सायरा बानो नहीं कहते थे, भाभी कहते थे, यूसुफ साहब भाभी, अरे भाभी दिख रही है, मतलब वो मयार था। दादा पुलिस में थे, तो मुरादाबाद में जब सिनेमा हॉल होता था वहीं पर कुर्सी और चेयर पड़ जाती थी, सिनेमा हॉल में फिल्म लगने वाली है, तो वो राजा बाबू थे, पापा हमारे सबसे बड़े बेटे थे, तो उनके लिए मतलब सारे इंतज़ाम होते, बहुत शौक था। तो अमिताभ के बहुत बड़े फ़ैन थे वो, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके अंदर जो शौक़ था वो शायद मेरा पेशा बना और मैं इस इंडस्ट्री में आया। तो वो कहीं ना कहीं अपने वालिद का मैंने शौक़ पूरा किया। हो सकता था कि वो मुंबई क्यों आए थे, क्योंकि उस दिन मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, पता हो सकता है यहाँ उन्होंने कोशिश की हो, क्या किया अल्लाह जाने, वो बात पर्दे में थी। लेकिन जब ये मुझे पता चला कि वो मुंबई आके आए थे और घूमे थे और देखा था, तो शायद उनकी वो तमन्ना, हसरत, आरज़ू को अल्लाह ने इस तरह से पूरा कराया। और आपने बच्चन साहब के साथ काम किया? अरे अच्छा, बच्चन साहब के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? पहली बार आप मिले तब तो भाभी जी घर पे भी हैं, जो शुरू नहीं हुआ था 2014। अरे सर वो तो ज़िंदगी भर याद रहेगा सर। वो नितेश तिवारी सर हमारे रूम में आए वैनिटी में, मुझसे पहले तो सर 2 प्रोमो हुए थे, नए नए लड़के में 2013 में मुंबई आया था। तो नितेश तिवारी सर रूम में आए, बोले बेटे 2 लड़के और प्रोमो 3-4 बनते थे ना सर, बोले अमिताभ जी के सामने ब्लैंक हो गए, तुमने लाइनें वाइनें तुमने कर ली हैं, बहुत परेशान। मैंने कहा सर आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इधर नितेश तिवारी सर रूम से निकले, मैंने ऊपर वाली की तरफ नजर करी, मैंने कहा मालिक बात तो इज्जो मंतशा, इस बच्चे की इज़्ज़त का सवाल है। और ये हकीकत थी, जब मैं
सेट पर गया तो अमिताभ सर मतलब थोड़े से वो थे, मतलब कि यार अब पता नहीं होगा क्या है, हो क्या रहा है ये। लेकिन सर जब रिहर्सल हुई, अब जो कहूँगा एक एक शब्द वही है, रिहर्सल हुई, चेहरे पे मुस्कान आई, फिर अमिताभ सर ने नाम पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा। मैंने कहा सर मैं रामपुर से हूँ। बोले रामपुर? मैंने कहा सर जहाँ का चाकू फेमस है। बोले बता रहे हो या डरा रहे हो? तब जाके सर माहौल अच्छा बना और काम किया। देखिए कैसा इत्तेफाक है, कैसा इत्तेफाक है। सेम थिंग हैपेंड विद मी। अरे हाँ, कालिया। कालिया, ओफ, सेम थिंग। सर मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब मैं स्ट्रगल करता था, अच्छा, ज़बरदस्त स्ट्रगल था वो। और जहाँ मैं रहता था एज ए पेइंग गेस्ट, ऐसा समझ लो इतना बड़ा कमरा था, उसमें 7-8 खाटें ऐसी बिछी हुई थी, उसमें से एक मेरी थी। और उस खाट के नीचे पूरी जायदाद अपनी जो पेटी वेटी बॉक्स जो भी था वो वहाँ रहते थे। और 120 रुपये उसका किराया था। और कुछ 4-5 महीने हो गए तक किराया दिया नहीं तो। और मकान मालिक रशीद भाई जो होते थे, देखो मियाँ ये 4 महीने हो गए, 5वां महीना नहीं लगना चाहिए, नहीं तो देख लो इंतज़ाम कर लो अपना। इस तरह का था उनका। तो अरे यार क्या करें, वो डराते रहते थे हमेशा। हालांकि बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन फिर भी ये था कि भैया किराया तो चाहिए ना। एनीवे, तो मेरे एक दोस्त है सुमित चैटर्जी, तो वो हमेशा टीनू आनंद के यहाँ, या तो बंगाली थे ना वो, तो वो कभी बंगाल में वो उनके साथ रहे थे, किसी डायरेक्टर सत्यजीत रे के असिस्टेंट थे वो, टीनू साहब। तो वो उनके साथ उनकी थोड़ी पहचान हो गई, तो मेरे को मालूम था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार सुमित ऐसा 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 मेरा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है यार। बोले क्या हुआ? बोले सर ऐसा, अब 4 महीने का मैंने अभी किराया नहीं दिया है, और मेरे को मकान मालिक जो है ना निकाल देगा, मेरा सामान फेंक देगा। अच्छा क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें करके तो पता चला कि कालिया मैदान में, फिल्म सिटी में कालिया मैदान बना था जो अभी, वहाँ पे शूटिंग होने वाली है कालिया फिल्म की। अमिताभ बच्चन और ये थे प्राण साहब का सेट लगा, जेल का सेट लगा हुआ था। तो मैंने कहा यार कुछ चक्कर चलाना मेरा। तो फिर उसने चक्कर चलाया टीनू साहब के पास। टीनू बोला यार लाले अभी कोई रोल वोल तो है नहीं उसमें यार। बोले नहीं है सर, कुछ ऐसा कर दो। बड़ी मुश्किल से फिर कोई एक छोटा सा रोल, मैंने कहा उसको ये बताया कि भैया पैसा चाहिए, रोल कुछ भी। जी जी। अब क्या हो गया, बच्चन साहब के साथ एक छोटा सा सीन मैंने किया था। तो मेरा ख्याल है कुछ 87-89 की फिल्म थी वो कालिया, काफ़ी बहुत पहले की बात है। तो मैंने उनको बोला कि साहब पैसे चाहिए और कुछ नहीं है। तो उसने समझाया टीनू साहब को, उन्होंने कहा चल ठीक है उनको भेज देना। अब वो टेंशन थी टीनू साहब की कि, और उन दिनों मैं थिएटर करता था। अच्छा, और टीनू साहब को ये नहीं मानता मैं थिएटर करता हूँ। तो वो बड़े डरे हुए थे, ललित कर लेगा ना भाई, ये सीन है कुछ ये हो। तो मैंने कहा सर कोशिश करूँगा, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो 2 बजे की शिफ्ट थी मोहन स्टूडियो में, बच्चन साहब के साथ ही सीन था बिल्कुल, और कालिया कर। और बच्चन साहब का वो कैरेक्टर था कि हर एक का किसका क्या प्रॉब्लम है, मैं हूँ ना, कोई बीमार हो गया तो मैं हूँ ना, अरे मैं ये हो तो किसी की शादी हो तो ये है तो मैं बजाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दूल्हे को मैं सजाऊंगा। तो इस तरह का उनका था। मेरा कैरेक्टर ये है कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है और मैं अपने बहुत परेशान में हूँ, बीड़ी पी रहा हूँ अपने ऐसे लगा के, ऐसे गमचा वमचा करके मुँह चूस करके। और वो बच्चन साहब आते हैं, ऐसा सीन था मेरा। वो घुसने लगते हैं अंदर, तो औरतें बोलती हैं जो जो इकट्ठा हो गई मेरी बीवी को बच्चा होने वाला। बोले तुम अंदर क्यों जा रहे कालिया, तू क्या करेगा वहाँ? बोले नहीं मैं देखता हूँ। अरे तुम क्या देखोगे? बोले तुम जाओ उसको रामदीन को समझाओ, बेचारा परेशान हो रहा है कि बीवी को बच्चा हो रहा है तो क्या तकलीफ। तो इस तरह का सीन था। फिर वो मेरे हाँ रामदीन क्या हो गया भाई? यार ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया। अरे तुम टेंशन क्यों रहते, मैंने शादी नहीं हुई तो मैंने इतनी बारातें देखी। इस तरह का सीन था वो, राइट। अब वो लेकिन परेशान, कौन परेशान? टीनू आनंद कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, जैसे आपने मुझे बताया वैसे ही परेशान था। और अमिताभ बच्चन सामने। तो अब मेरे 4-5 लाइनें थे, मैंने याद कर लिया था, थिएटर करता था। आपको तो मालूम है थिएटर वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो डरे हुए थे, ही वाज स्कैर्ड। पता नहीं यार ये अमिताभ बच्चन को देख के डर ना जाए, उनको ये खौफ रहता था अमिताभ बच्चन के सामने कुछ बोले ना बोले। सुमित के कहने पे उन्होंने रोल तो दे दिया था, तो वो बार बार मेरे को बोले थे, असिस्टेंट को भेजते थे, देखना उसको याद है कि नहीं, लाइनें याद है कि नहीं। अब मैंने कहा यार तुम मेरे को इतना तो बस कन्फ्यूज़ कर रहे हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नर्वस कर रहा था। फिर एनीवे अब देखिए साहब 2 बजे करेक्ट 2:05 भी नहीं हुए थे और बच्चन साहब की गाड़ी आई स्टूडियो का, सब हंगामा शुरू हो गया, अमित आ गया, अमित। फिर और डरा दिया, अरे आ गया अमित, आ गया लाइन याद बनकर। मैं तो 12 बजे से तैयार बैठा हुआ था। बच्चन साहब आए, अपना गए मेकअप वेकअप करके, हाँ भाई क्या है, क्या रोल है, क्या सीन है? बोले सर ऐसा ऐसा ऐसे 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 ऐसा। आप आते हैं इसके घर में, जाते हैं, रामदीन बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बीवी को पहला बच्चा होने वाला है, सब औरतें इकट्ठा हैं, ये वो सब। आप अंदर जाते हैं, औरतें आपको मना करती हैं, आप कहाँ जा रहे हो उधर अंदर। फिर आप आते हो और रामदीन को समझाते हो। इस तरह का सीन है ये सब।
अच्छा ओके, वो इज़ डूइंग रामदीन। तो टीनू साहब बोले अरे भाई बुलाओ मुश्ताक को बुलाओ। मैं अपना चुपचाप बैठा हुआ था। आया मैं तो यू आर डूइंग कम हियर, और लिटरली उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। आई हैव सीन योर प्ले, यू आर वेरी गुड एक्टर। अब उन्होंने प्ले मेरा देखा हुआ था। आई हैव सीन योर प्ले विद जया जी अरे लॉन्ग बैक, 10-12 महीने पहले उन्होंने मेरा प्ले देखा था पृथ्वी थिएटर में। ओहो, लोक कथा करके एक प्ले था, और बकरी, 2 प्ले देखे थे उन्होंने मेरे। तो बोले आई हैव सीन योर प्ले यार, फैंटास्टिक, स्टिल आर डूइंग प्ले थिएटर में। कही सर वेरी गुड, टिनो वेरी गुड एक्टर, आई हैव सीन हिज प्ले, गो एंड सी। अरे वाह, टीनू बोलता है ऐसा मेरे को देखा टीनू। तो ऐसा होता है जो आपके साथ होता है। तो सलीम भाई मेरा एक सवाल ये भी था, आपने सलमान सर के साथ अपने एक भाभी जी करके हैं एपिसोड में काम किया, बच्चन साहब के साथ किया, मैंने आपका एक देखा था रणवीर कपूर के साथ। रामपुर से निकलने के बाद बॉम्बे आके ये सब करने के बाद जब आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो तो क्या रिएक्शन रहता है उन लोगों का जिनके साथ आप खेले हैं, बड़े हुए हैं? वो कैसे देखते हैं आपको? क्या बदला है तब से ज़िंदगी में? देखिए ये सच में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है। और जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो यार दोस्त होते हैं, वो उनके लिए सिचुएशन फ़ख्र करने वाली बात होती है कि हमारे साथ का बंदा निकल कर आज इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम कर रहा है। मैं रामपुर गया तो माशाल्लाह सबने बहुत इज़्ज़त से नवाजा, बहुत दावतें हुई, आज वहाँ चल रहे हैं। और साले जो गले यहाँ हाथ नहीं डालते थे वो दिखाते थे कि पक्का दोस्त है हमारा, यार है। और जो इज़्ज़त से बात करते हुए तू इधर को आ, मतलब सबको दिखाने के लिए कि मेरा बचपन का यार है वो। तो ये सच में बस ये उसके करामात हैं, वो इज़्ज़त से नवाजता है। बहुत इज़्ज़त मिली रामपुर में, बहुत मालिक का करम है। और हाँ, एक बात यहाँ कहना चाहूँगा मैं, शायद मैसेज भी है ये, किसी इंसान को पहचानना है तो उसके दोस्त देख लीजिए। अगर उसके दोस्त पुराने हैं तो समझ लीजिए वो इंसान बेहतर है, अच्छा है। क्योंकि वक्त के साथ सबसे पहले लोग दोस्त बदलते थे कि आज मैं उस मुकाम पर पहुंच गया, मेरा दोस्त कहाँ रह गया। क्या बात। अपने वक्त के साथ दोस्तों से मिल जाते हैं। पहचान इंसान की उसके दोस्तों से होती है। मेरे आज भी वही सब दोस्त हैं जो पहले थे। आज जो मिलते हैं उनसे मुलाकात ज़रूर होती है, लेकिन जो राज की बातें, मस्ती, बैठकर खाना, जो मतलब एक सलीम, रियल सलीम है, वो उन्हीं के साथ होती है। तो मेरे आज भी वही सब दोस्त हैं जो पहले दोस्त थे। अच्छा, यहाँ दोस्ती की बात आ जाए, वहाँ पे एक नाम है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, जो आपके बीच में नहीं है आज। भाभी जी घर पे हैं टीम से, मलिक खान का कैरेक्टर प्ले करते थे। भाई ये देखिए, बहुत शायद हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था सर, हमारे सेट पर सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग जो बॉडी बिल्डर और जो ना ड्रिंक करता था, खाने पीने में भी बड़ा चूज़ी मामला कि मुझे ये खाना है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, सबको वो टिप्स ही दिया करते थे। अचानक से खबर मिलती है कि यार दीपेश भान नहीं रहे, तो हम सब के लिए वो वाली बात थी जैसे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। एक इतना हट्टा कट्टा जो औरों को टिप्स देता है, सिर्फ क्रिकेट खेलते समय सर अचानक से एक खिचकी आती है और बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो वो ऐसा गम है जो शायद हम ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस को एक बात और बताना चाहता हूँ। जब मैं बॉम्बे आया था तो जो लोग मुझे जानते थे उनमें सलीम भाई भी थे, और शायद आज पहले मेरे पॉडकास्ट में भी इसलिए हैं। तो मैंने आपसे फ़ोन किया था, शायद आपको याद होगा। मैंने कहा भैया एटा मैनपुरी से हैं, ये भाषा बहुत अच्छी आती है जो आप स्क्रीन पे बोलते हो, हम भी करेंगे। और उस टाइम आपने मेरी मदद की थी, एक नंबर शेयर किया था कास्टिंग डायरेक्टर का, दंगल चैनल के लिए। दंगल चैनल के लिए, यस। लेकिन मेरा उसमें नहीं हो पाया। मैंने आपको दोबारा कॉल किया, आपने मुझे बताया था वो एक कोई शेर सुनाया था, हाथ की लकीरें कहाँ ले जाएंगी, क्या वो एक बार? देखिए लकीरें, मैं यहाँ पर सर माशाल्लाह एक तजुर्बेकार शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है कि देखिए रोज़ी रोटी देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन अगर आप ज़रिया बनते हैं तो उसकी नज़रों में हीरो बन जाते हैं। क्योंकि जो काम ईश्वर का है, जो गॉड का है, आप वो काम कर रहे हैं तो वो कहता है कि मेरा हाथ बटा रहा है। सपोज़ आप यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, ये आपका काम है और मैं आपकी जगह पर थोड़ी सी हेल्प करने लगूँ तो आप बड़े खुश होंगे कि यार ये मेरा हाथ बटा रहा है। क्या बात। तो ये कहते हैं ना कि दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाओ, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। वाह। वो वाली बात होती है कि जब आपने किसी लायक बनाया, हो सकता है मेरे ज़रिए शिवा को कुछ काम मिल जाए, या अब ये दोस्त आए वे मूसा है, जो भी है, काम मिल जाते हैं कल को सक्सेस। अब इसका सबसे बड़ी मिसाल सर हप्पू की उल्टन पुल्टन में एक बच्ची है चमची, मैं लखनऊ जज बन के गया था, वहाँ बैठा था, बच्ची नाच रही थी, फर्स्ट प्राइज़ आया, मुझसे मिली, बात ही की तो पता चला मुझे कि उसके अंदर मतलब डांस से ज़्यादा एक्टर अच्छी बन सकती है वो।
तो उसकी मम्मी को बुलाया, मैंने कहा आप इसे एक्टिंग वो डांसिंग छुड़वाइए, एक्टिंग करवाइए। अरे बोले सर कैसे, ये तो टॉप फर्स्ट आई। मैंने कहा नहीं, यकीन मानिए किस्मत देखिए कैसे सितारे बनाता है। तो उन्होंने वो नंबर दिया, मैंने 2-4-6 महीने रहा। तो इधर सर कास्टिंग शुरू हो गई थी हप्पू की उल्टन पुल्टन बच्चों की। मैंने बुलाया, डायरेक्टर शशांक बाली सर से मिलवाया, उस बच्ची ने 2-4 डायलॉग बोले। आज उस बच्ची 5 साल हो गए शो को, अपना घर नए गांव में अपना घर लिया है उस बच्ची ने 5 साल में। क्या बात। तो देखिए मेरा काम क्या था, मैं एक जरिया बना। तो ये होना चाहिए एक अच्छा इंसान। सर एक्टर बाद में हैं आप, ज़िंदगी 4 दिन की है भाई साहब। मज़ा तो तब है ना, दुनिया जाने के बाद दुनिया आपको याद रखे, दुनिया से जाने के बाद दुनिया आपको याद रखे। मज़ा तब है कि हाथ खाना खा रहे हैं, पता चले सलीमज़ादी का इंतकाल हो गया तो निवाला छूट जाए, अरे भाई उसका मज़ा तब है ज़िंदगी का। वाली साहब यही कहते थे, अरे अच्छा हुआ चला गया, वो है वो गीबत करता था, हसद करता था, 4 लोगों की बुराई करता था, पीठ पीछे ही करता था। हैं, एक होती है ज़िंदगी और एक होती खाना खाते ही। जैसे रफ़ी साहब के बारे में सर, जब शम्मी कपूर साहब के पास कॉल गया कि आपकी आवाज़ नहीं रही तो गाड़ी रोक दी। ये नहीं कहा कि मतलब कि रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया, आपकी आवाज़ नहीं रही। तो आप इसे सोचिए, तो आप अपने किरदार से भी दिल को जीत सकते हो और उसकी जीतने की चाहिए आपको लफ्ज़। उसके लिए मैंने एक शेर कहा था कि लफ्ज़ की क्या मयार है। देखिए अल्फाज जो है ना इंसान के दिल में कैसे जगह बनाते हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव भी बनाते हैं। मैंने कहा था कि देते हैं सुकून और कभी देते हैं घाव भी, क्या बात है, मौसम की तरह लफ्ज़ भी रखते हैं तापमान। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या तो ये लफ्ज़ हैं, आपको किसी को भी अपना बना लेता है। अब इंडस्ट्री में ही कहते हैं कि आप चाहे जितने अच्छे एक्टर हो, लेकिन अगर आपका करेक्टर किरदार मतलब आपके अंदर मतलब डाउन टू अर्थ नहीं है, ज़रा मिठास नहीं है, तो आप जितनी बड़ी भी एक्टर हो भाड़ में जाओ। कि 19 एक्टर चल जाएगा लेकिन 20 करेक्टर नहीं चलेगा, आपका किरदार भी अच्छा होना चाहिए। किरदार भी अच्छा होना तो आप चाहे एक्टर 19-20 में चलेगा, लेकिन आप मोहब्बत से मिलते हैं, अच्छे अल्फाज हैं, आपके अंदाज़े बयां अच्छा है, तो डायरेक्टर कहता है यार बुलाओ, बाकी मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है। ये है। अच्छा सलीम भाई, आपको दुनिया ने देखा है टिल्लू के कैरेक्टर में, उसके अलावा आपने उससे पहले कई फिल्में की हैं जिनमें एक फिल्म थी ट्रिप टू पानगढ़। जी, लेकिन सर मैं शायद वो सर को दिखाइएगा, नहीं देखा हो सर वो हाँ, मेरी, मैंने देखा है। कौन मैं सी? सर वो ट्रिप टू भानगढ़ फिल्म आई थी सर। अच्छा, फिल्म का पहला ही सीन है सर, वो डायरेक्टर मेरे पास आया, बोला ये 2.5 मिनट का मैं सिर्फ 1 टेक लूँगा, इसमें कोई कटिंग नहीं है। मतलब यहाँ मुझ पे कैमरा रहेगा, फिर यहाँ से बाद वहाँ जाएगा, फिर मुझ पे आएगा, मतलब कोई कट चाहिए नहीं। कैंटीन का सीन था, उसमें मेहनत सिंह होला का किरदार किया था। फिर वही वाली बात, वो कह के तो चला गया, मैंने फिर मालिक से कहा बात तो इज्जत मंतजा। सच बता रहा हूँ कि आज जो कुछ भी इज़्ज़त है, जो कुछ भी वक़ार है सलीमज़ादी का, जो मयार है वो मेरे रब ने दिया है, मेरे हुआ तो इज़्ज़त मंतशा, उसकी रस्सी को पकड़िए। सच बता रहा हूँ, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे, खुदा की कसम। तो बस वो बोला सर 2.5 मिनट का 1 टेक दिया। फिर किसी न्यूज़ पेपर ने छापा था कि बहुत कम एक्टर हैं जिन्होंने 1 टेक दिया है, उसमें से हमारा भी नाम था। मैं जनरली ऐसा होता जिस तरह की आप बात कर रहे हैं 1 टेक की, वो मैंने ज़्यादातर जनरली देखा हुआ है कि इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो 1 टेक होते हैं, और जो किसी भी एक्टर है, चाहे उनके सामने कितना भी बड़ा स्टार आप ले आओ, कितना भी बड़ा स्टार कोई भी हो, लेकिन अगर उसने थिएटर किया हुआ है हाँ, तो वो विचलित नहीं होता है किसी के भी सामने, वो नर्वस नहीं होता है, वो लाइनें अपनी नहीं भूलता है। आप उसको 4 पेज की लाइन दे दो, वो क्योंकि थिएटर में जब एक बार चला जाता है ना आर्टिस्ट, तो वो 2.5 घंटा 3 घंटा 2 घंटा जो भी है उसको बोलना ही पड़ता है, उसको याद कर। तो ये मैं अब थिएटर भी कहीं किया क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लंदन से प्रमिला लेहंटा आई थी दिल्ली में, साहिल लुधियानवी पर उन्होंने थिएटर किया था, नाटक लिखा था, उन्होंने खुद लिखी थी, और मैं उस एक्टर का नाम नहीं लूँगा सर, वो उसमें लीड कर रहे थे। तो वो ना उनकी जो साहिर साहब की जो गज़लें और नज़में थी ना, उस पर कमांड नहीं थी, वो इससे नाखुश थी। और रिहर्सल में सर हम जो हैं उन्हें सुनाते थे, मतलब होता है ना मौका तो मिले, कुछ एकदम से कहाँ से मिल जाएगा। तो उन्होंने देखिए क्रिएटिव क्या होते हैं, तो उन्होंने एक करैक्टर डेवलप किया अलबेला। पूरे साहिल लुधियानवी के थिएटर में जब गज़लें नज़मों की बारी आती थी तो साहिर साहब यहाँ खड़े हुए, एकदम स्पॉटलाइट पड़ी इधर, अलबेला अगर जो है गज़लें नज़में सुनाता था, तो सर उसमें वो रोल हमें मिला और वो सारी गज़लें सब नज़में सुनाई। उसमें से मुझे साहिर साहब की वो याद आ रही सर, शराब की जो शराब पे पाबंदी लग गई थी, मोरारजी देसाई जब आपके पीएम थे पंजाब में,
तो शाहिर साहब ने उस पर बोले, शराब बंद करवा दी थी उन्होंने, तो शाहिर साहब ने तंज़ लहजे में एक नज़म लिखी थी कि शराब बंद करो अब यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज़्ज़त पे हर्फ आता है। फसाद बंद हुए, लूटमार बंद हुई, हर एक रस्म जो थी नागवार बंद हुई, मकान बन गए बेघर भिखारियों के लिए, लिबास सिल गए नंगी कुंवारियों के लिए, कोई मरीज़ तरसता नहीं दवा के लिए, कोई ज़ईफ़ भटकता नहीं आशा के लिए, सितम का गम का जहालत का दौर ख़त्म हुआ, बुलंदो पस्त महशत का दौर ख़त्म हुआ, लिहाजा शराब बंद करो अब यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज़्ज़त पे हर्फ आता है। क्या बात, क्या क्या बात, बहुत क्या अच्छा। तो बस सर यही है, आपने जो कही थिएटर किया सर एम एस सत्तू सर के साथ किया। क्या बात, इसलिए मैंने कहा ना कि एक तो थिएटर किया हुआ और एक माशाल्लाह से आपकी ज़बान इतनी अच्छी है, क्योंकि देखिए एक एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ये, समझे आप। और ख़ास करके मैंने ये देखा हुआ है कि अगर कोई आर्टिस्ट एमपी से आए, जैसे मैं एमपी से हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप तरबियत होती है ना भैया कि किस माहौल में आप रहे, एमपी से आप आएँ और उसके बाद तो उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जो है, आप यूपी के आप देखिए मोस्टली शायर, राइटर, वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश के मिलेंगे आपको। आई थिंक 80%। जी सही कह रहे हैं सर, है ना, बिल्कुल सही 80%, 80-90% जो है ना वैसे भाई, ये सारे राइटर्स जो आपको यूपी के मिलेंगे। अब जैसे सलीम साहब की जो ज़बान है, ज़बान और तलफ़ुज़ आप जब बोलते हैं, समझे ना, तो आपको आपकी वोकैबुलरी कितनी है, आपके पास शब्द कितने, भाषा कितने, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब आपके पास, जैसे इन्होंने जो 2-3 बार ऐसी बात कही कि भाई ये ऐसा, जब मुझे सुना तो वो इससे नहीं हो पा रहा था, तो मुझे कहा यार तुम देख लो कल, इन्होंने कहा अरे यार यही तो चाहिए था मुझे। तो वो ज़बान जो होती है ना, कि उस चीज़ को कोई और कहे तो कैसा बोलेगा, और एक जानने वाला, या उसको बोल दो आप उर्दू दां, या एक ज़बान को जानने वाला, समझने वाला अगर बोलेगा तो उसका कितना असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैंने, जैसे अभी सलीम भाई जो भी बात कर रहे हैं, उनकी ज़बान देखो कितनी अच्छी है। वही और इस ज़बान को तोड़वाया शशांक बाली सर ने टिल्लू बनाकर। जब ये टिल्लू हुआ तो मैंने अच्छे से बोले नहीं, टिल्लू की आवाज़ अलग चाहिए मुझे। जब भाभी जी बन रहा था तो मैंने कहा सर थिएटर के आर्टिस्ट में बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, सब होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, बोले मुझे कुछ अलग टाइप की आवाज़ चाहिए। कई टाइप की आवाज़ निकाली, फिर ये आवाज़ निकली कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हुए। कसम खा के कह रही हो मुश्ताक भाई, ये बुतनिया का कंजूस सेठ जो है ना, मनमोहन तिवारी, 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठा हुआ है। एक बार तुम अपनी हॉकी लेकर मेरे साथ चलो, उस भुतनिया वाले के पिछवाड़े पे जोर से लगाओ और मेरी तनख्वाह निकलवा दो, आधी आधी बांट लेंगे। उसको लंगड़ा कर देते हैं। अच्छा टिल्लू भाई, एक सॉरी सलीम भाई, इतना ज़्यादा देखा है आपको कि टिल्लू भैया जो है वो नाम ज़्यादा याद रहता है। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग होते हैं जिनको कोई इंडस्ट्री नाम दे देती है। इंडस्ट्री नाम दे, बड़ी बात है, बड़ी बात है। सही बात है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और आपकी देखी जो शायद बहुत क्लोज लोगों को पता होगी, आप ऐसा मैंने कम करते हुए देखा है, आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। अरे नहीं, मिमिक्री तो मैं नहीं करता। मिमिक्री तो आपको मैंने करते हुए देखा है। सर शौक या अंदाज वो रहा है, क्योंकि इसमें भी सर हमारे शशांक बाली सर को सलाम है। जब बच्चा होता है ना कि कुछ मुझे ये मिल जाए, मैं सर ये भी कर लेता हूँ, बोले तुम किसी भी आर्टिस्ट को मिमिक मत करना, तुम्हारे अंदर खुद एक एक्टर है, तुम्हारे पास आवाज़ है, तुम्हारे पास अंदाज़ है, बेटा तुम इधर लाइन में मत जाना। वो दिन है, आज का दिन है, मैं कहीं करता नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार लोग कह देते हैं। आज मेरी फरमाइश पे तो एक ऋतिक रोशन की थोड़ा सा वो सर अगर ऋतिक रोशन जी सिचुएशन बताएं, जैसे रीति क्या हो। सिचुएशन बताता हूँ। हाँ मज़ा तब है। सिचुएशन ये है कि मनमोहन तिवारी जो आपके हैं, जिनसे आपकी तनख्वाह अटकी हुई है, उनसे ऋतिक रोशन तनख्वाह मांग रहे हैं अपनी। बिल्कुल, ये हमारे सेठ जी हो गए, सब सेठ जी हो गए। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके पास 6 महीने से काम कर रहा हूँ और आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी, ये गलत बात है। मेरे पापा कहते थे जिसके पास मेहनत से काम करो उससे मेरी तनख्वाह लो, लेकिन आप एक नंबर के लुच्चे हो, एक नंबर की घटिया इंसान हो जो मेरी तनख्वाह नहीं दे रहे हो। प्लीज़ सेठ जी, अगर आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी तो मैं आपके गुर्दे पकड़ के लटक जाऊंगा और मैं सबको बता दूंगा कि आप एक नंबर के कंजूस आदमी हो। एक टाइम को रेगिस्तान से पानी निकालना आसान है, लेकिन मेरे कंजूस सेठ के हलक से तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं निकाल के रहूँगा क्योंकि मेरे पास जादू है, आयला, उसका नाम शिवा है। नहीं ये सर, ये सिर्फ ऋतिक जी की नहीं, और भी कई आवाज़ें हैं जो हु एकदम। लेकिन एक उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि एक क्या होता है कि जब आप में एक आपका अपना कलाकार होता है, उससे बड़ी बात
अपने आप को बिल्ड करना, अपना एक टिल्लू को बनाना, आपने टिल्लू को बना दिया है। बस बस वही वाली बात है। बाकी देखिए नो डाउट सर मेरी बात से एग्री करेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि स्टैंड अप कॉमेडियन एक से बड़े एक पड़े, लेकिन सर जो एक्टर का मयार है वो एक्टर का है, एक्टर का आप है। समझिए इस बात का। एक्टर के आसपास भी कॉमेडियन नज़र नहीं आते, स्टैंड अप की बात करते हैं जो मिमिक्री करते हैं, क्योंकि वो मिमिक्री एक्टर की कर रहे हैं, एक्टर की कर करके तो अपना घर चला रहे हैं। तो आपका मर्तबा जो हमें सर देना चाह रहे हैं वो आपको एक्टर बनाना चाह रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि आज जब हम जाते हैं कुछ जगह पर तो टिल्लू की भी मिमिक्री होती है। तो सोचिए कि एक टाइम में अगर मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बनता तो मैं दूसरों की कर रहा होता। आज मालिक ने टिल्लू बनाकर, अभी एक शो में हम गए थे तो प्रेम चोपड़ा की मेरी 3-4 आर्टिस्ट का उन्होंने बनाया था पूरा एक सर कैप्सूल बनाया था, उसमें टिल्लू की मिमिक्री की। ये कितनी बड़ी बात है ये है। अच्छा, आप दुनिया के गुर्दे चीलते रहते हैं एकदम अपने शो में, कभी ऐसा हुआ है किसी शो में गए हों और वहाँ क्राउड इतना ज़्यादा हो कि गुर्दे चिल गए हों, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या फंस गए हों लगा हो के यार कैसे निकले? मैं, हप्पू सिंह और सक्सेना फंसे थे। हम गए थे सर अलीगढ़, वहाँ ऐसा मजमा था कि सर ये पब्लिक ने कपड़े पकड़ लिए थे, भागे थे हम सब तीनों सर, इतना मजमा था सर। मैं जितना भी ऊपर वाले का शुक्र भेजूं कि इतने कम उम्र में, कितने कम वक्त में जो उसने मालिक ने नज़ारे दिखाए हैं, शायद वो मैंने ख्वाबों में नहीं देखे थे। वही है भाई साहब, जिसने उसे पहचान लिया, कसम खुदा कि ये ज़मीन या आसमां जो है वो ज़मीन पर नज़र आएगा। और जो हवा में उड़ते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ए आसमां तू जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, ए आसमां तू जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, भूल जाता है ज़मीन से ही नज़र आता है। वाह, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बहुत अच्छा देता है सर। और वो बड़े बुजुर्ग कहते रहे, वालिद साहब ने कहा था कि पेड़ पर जैसे फल आते जाते हैं वो झुकता चला जाता है, ज़मीन पे रहिए, क्योंकि एक दिन ज़मीन पे मिलना है आपको। और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ने से कुछ नहीं मिलता, ये ज़िंदगी का फल। अच्छा सलीम साहब, जनरली क्या होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो अभी तो खैर आपने जैसा बोला कि आपकी वालिदा बहुत जल्दी अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन फिर वालिद साहब तो थे जी सर, काफ़ी समय और अब फैमिली में बड़े भाई भी होंगे, जी बहनें भी होंगी। तो उस वक्त जब आप इंडस्ट्री में आना चाह रहे थे तो उस वक्त कुछ मुखालफत नहीं हुई इस बात की कि यार ये कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि नो क्या कर रहे हो। और मेरा ख्याल है चलो ठीक है, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आपसे एज में भी ज़्यादा हूँ, लेकिन मेरे साथ हुआ था प्रॉब्लम। तो मेरे बड़े भाई ने मेरा सपोर्ट किया था कि आप ठीक है जाने दो, आ जाएगा, थोड़ा इसको मुंबई जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, किसको क्या मालूम। इसमें सर मुझे एडवांटेज ये मिला कि पापा टीचर थे, बहुत सख्त थे, पढ़ाई लिखाई करना, ये करना वो करना, लेकिन सर न जाने वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे सर फ्रीडम दे रखा था कि पढ़ाई करते करते समय में क्रिकेट खेलने चला जाता तो और भाइयों की सख्त पिटाई लगती थी। ऐसे करते करते जब मैं दिल्ली गया सर, दिल्ली में जब मैंने चलो ड्राइवर की, दिल्ली से भाग मिल्खा भाग करी, अतुल अग्निहोत्री की ओ तेरी, 3-4 फिल्में मैंने दिल्ली से की हैं। और मैं रेडियो में आरजे था FM गोल्ड में, वहाँ से भी अच्छा इनकम हो रही थी। और डबिंग आर्टिस्ट भी था, जो ईरानी फिल्में नहीं आती हैं सर, उसको हिंदी में डब करते हैं, तो एक अच्छा खासा उस टाइम पे सर, ये बात है 2010-11 की, कि 80-90 हज़ार लड़का कमा रहा है, अपना चल रहा है बढ़िया सा ना, इसी बीच में कीड़ा काट ले कि मुंबई जाना है। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने पापा को फ़ोन करा, सर बेटा कैसे हो, सलाम दो। मैंने कहा पापा, हाँ बोले बेटे। मैंने कहा पापा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। सर एक सेंटेंस निकला उनके मुँह से, नस्रुन मिनल्लाह फतहुन करीब, जाओ बेटे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है और मुझे पता है तुम कामयाब हो। ये बहुत बड़ी बात सर है। ये उन्होंने जो कहा ना सर, हिम्मत, अरे सीना चौड़ा हो गया और मुंबई आ गए थे। क्या कोशिश करी हो, इसे कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अच्छा सलीम भाई, जैसे आपने ये भाभी जी घर पे हैं किया, उसके बाद लगातार आप काम कर रहे हैं, फिल्में की हैं अभी आपने, एक रणवीर कपूर के साथ जो ऐड किया था उसके बारे में जानना चाहूँगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत बढ़िया रहा सर, रिनॉल्ट गाड़ी का ऐड किया था मैंने, मज़ेदार रहा। और सर करते करते इत्तेफाक है कि उस ऐड में भी, सर को बाद में दिखाई गया, उस ऐड में भी रणबीर कपूर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। तो मैंने रणबीर कपूर सर जब बैठे हुए थे, बात चली, मैंने कहा सर मेरी ज़िंदगी के आप सेकंड पर्सन है जिसने मेरे कंधों पे हाथ रखा है। बोला वो पहला कौन था? मैंने कहा अमिताभ बच्चन। हंसने लगे, बोले बहुत बढ़िया किया बेटे, गॉड, मतलब दुआएं दी, नाम पूछा, वो वाली बात। और अच्छा जी, अच्छा, जैसे आज भाभी जी घर पे हैं
सीरियल के अलावा भी 10 साल से भाभी जी घर पर है। नहीं नहीं, उसके बाद भाभी जी, हमारी जो भाभी जी हैं जी, जी। वो घर पे आई जब सीरियल आपका पीक पे चल रहा था। जी। कैसे कैसे क्या कहानी थी वो? कहानी सर कुछ नहीं थी, मेरी सर तमन्ना ये थी कि दिली तमन्ना थी कि मैंने स्ट्रगल किया मुंबई आकर, वड़ा पाव भी खाए, बाहर के खाने बहुत खाए, तो मेरे पापा बहनों से सबसे यही इल्तिजा रही थी उस टाइम पे कि मैं एक हाउस वाइफ लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो बहुत अच्छी कुक हो, अच्छा खाना बनाती हो, इबादत करती हो, नमाज़ पढ़े, अब टीवी खोल के अपने मियाँ का सीरियल देखे, जो चाहे मतलब घर पे रहे। बहनों ने खूब ढूंढी और आखिर में वो मोहतरमा मिली दिल्ली से, अल्लाह नसीब अच्छा करे उनका। और जब एक मिडिल फैमिली में एक किसी सेलिब्रिटी का रिश्ता जाता है सर, तो वहाँ पर क्या हाल होता है वो बाद में हमें पता चला जब साहिबा हमारी बेगम उन्होंने बताया, आपसे शायद मुलाकात भी कराई थी। हाँ, मिली थी। अमीषा पटेल जब आई थी। जी जी जी। तो सर उन्होंने बताया जब आपका कॉल आया बहन का, बड़ी बहन का, तो चाचा वाचा सब लेटे हुए तो उठ के बैठ गए थे, अरे सलीम जदी टिल्लू का रिश्ता आया है। तो सर वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परिवार मिला हमें, ससुराल बहुत सखी है हमारे वालिद की तरह, उन्हें भी खाना खिलाने में और मुहर्रम में जो लंगर करते हैं मरहूम जॉन जैदी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मतलब आज भी वो सिलसिला बरकरार है। तो तब तक मतलब आप एज एन एक्टर मतलब इस्टेब्लिश हो गए जी, थे जी, जी। जब आपकी शादी, तो मतलब ये कि वो उन्होंने आपको देखा देखा, है, जी, जी, देखा दो एक वो अलग बात हो जाती है, 19 में शादी हुई सर और मेरी। एक अलग ही क्रेज होता है। हाँ सर, वो घर पे देख रहे हैं, वो अचानक से वो रिश्ता आ जाए फिर। और लड़की का भी और और उनके वो बहनों सबका का भी। भी और उसके घर वालों का भी एक अलग होता है, वो सही बात ये है। तो बड़ा एक अलग घर का माहौल था जब फ़ोन गया बहन का, अरे भाई चाचाओं को यकीन नहीं हो रहा था साहिबा की, अच्छा वहाँ से रिश्ता है। फिर माशाल्लाह शादी हुई, यहाँ से आसिफ भाई, आसिफ शेख हमारे भाई, हाँ, हाँ। भाभी जी जो विभूति वो पहुँचे, आरजे नवेद पहुँचे, आज तक की पूरी टीम पहुँची, मतलब एक अलग माहौल मालिक ने बनाया। मैंने बताया ना कि वो इज़्ज़तों का मालिक है, वो बना देता है, इज़्ज़त देने वाला वो है, किसी के हाथ में नहीं है। आप किसी को जलील नहीं कर सकते और आप किसी को चाहें तो इज़्ज़त भी नहीं दे सकते, वो जिसे चाहता है वो देता है। ये है। अच्छा सलीम भाई, आपका एक ट्रस्ट है जो आप चलाते हैं, आपकी फैमिली चलाती है, हम लोग उसे के बारे में हमने रीड किया, तो आप लोग सड़क पे किसी को ऐसे कुछ नहीं देते हैं उस ट्रस्ट के हाँ, तहत? मेरा ये मानना है सर, ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मेरी ये सोच है कि कोई बंदा मेरे पास मांगने आया, मैं नहीं दूंगा तो वो मुश्ताक सर के पास जाएगा, वो शिवा के पास जाएगा। तो पापा हमारे कहते थे बेटा खुददार आदमी ढूंढो ढूंढो जो घर में फाका है और बाहर मिलता है बड़े उससे कि अरे नहीं 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 मैं खा के आया हूँ, घर में फाका है सर, आटे की लाइन लगा हुआ काम करके जो आ रहा हाँ है। जो शर्म करता है। हाँ क्या शर्म बात है। है, वो खुददार आदमी है, वहाँ तक अगर आप पहुँचा रहे हैं वो काबिल है, वो काबिलियत है आपकी, पहचान ही है इंसान को। और ये हकीकत भी है, हक जो उसी का हक है जो खुददार इंसान है, परेशान है। सर मैं बताना दूंगा कि जो हमारी एक फैमिली जुड़ी हुई है, उस औरत की एक आँख में मोतिया बिंद है सर, और वो कारचोप का काम रामपुर में चलता है, एक आँख से करती है, अपनी बच्ची को पढ़ाती थी सर। उसको हमने उस बच्ची, वो शायद फर्स्ट में या यूकेजी में होगी, तब से हम देख रहे हैं, करते आ रहे हैं उसके लिए। शुरू में सर मैं आज बताऊंगा, शुरू में क्योंकि वो हमारी फैमिली को जानती थी, सलीम जैदी बनकर नहीं करी हमने उनकी मदद, मेरा खुदा गवाह है, मैं शर्मा बनाऊं, नमस्कार जी, हाँ अरे हमने उनको ऐसे बोल दिया था कि अरे वो शर्मा जी हैं, सरकार की तरफ से पैसे वैसे निकले, हाँ वो बच्चों को एजुकेशन में देते हैं। अच्छा बेटे हाँ, मैंने कहा वो फ़ोन करेंगे, उठा लेना। सर मैं शर्मा बनकर कॉल, नमस्कार जी आप ही बोल रही हैं? जी जी अच्छा, हाँ वो अकाउंट नंबर भेजिए, क्या है वो आप बताइएगा, वो अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, अपनी बच्ची को पढ़ाइएगा, उसके एजुकेशन। सर बदल के दिए 3-4 साल, लेकिन आखिर में पता उन्हें चल गया, अल्लाह जाने, जब कुछ लोगों को होता है ना धीरे धीरे पता चल जाता है। इतनी दुआएं दी और आखिर में सर लब्बे लबाब ये है कि बच्ची ने जब 10th क्लास टॉप किया रामपुर, उस बच्ची ने सर 10th क्लास, हमें 15-16-17 साल हो गए ये चलाते हुए, टॉप किया, तो हम भाइयों का खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या बात ये है सर, जिंदगी ये है और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम ये है कर रहे हैं सर। आप, इससे बड़ी नेकी का काम और क्या हो सकता है। सलीम साहब मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा, आपने ज़्यादातर पॉजिटिव बात की है और अच्छी बातें की हैं आपने, मैंने देखा कि आपने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, कोई किसी की बुराई नहीं की, कुछ नहीं, लेकिन कभी ना कभी आपने जितना भी काम किया है ना, जितना भी काम किया, कहीं आपको ऐसा लगा है कि आप हर्ट हुए हैं, कहीं दिल दुखा है, मतलब अपने को आर्टिस्ट के साथ या अपने किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन की तरफ से ऐसा कहीं लगा है आपको कि यार अला यार, कहाँ आपको लगा कि यार, एक होता ना आदमी चुप हो जाता है कि क्या करें आप, ऐसा कहीं लगा है कि आपको कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा हादसा याद आता? सर अभी तक तो सर ऐसा कुछ आया नहीं। नहीं आप किस बात है, इसमें सर मैं क्या है कि मैंने कहा ना सर, ये लफ्ज़ जो है ना बहुत मायने रखते हैं। बहुत। एक मतलब एक
खड़ूस इंसान के दिल में भी ना मोहब्बत पैदा कर देते हैं। एक नफ़रत करने वाले इंसान के दिल में भी ये लफ्ज़ जो है ना मोहब्बत पैदा कर देते हैं। चाहे आप मुझसे जितनी नफ़रत कर रहे हैं, ये मुसलमान है, अरे ये ऐसा है, अरे ये वैसा है, एक बार, दो बार, तीन बार जब मेरा मिजाज देखेंगे, मेरा इखलाक देखेंगे, बिहेव देखेंगे, मेरे मुँह से निकले अल्फाज देखेंगे, इज़्ज़त देखेंगे, तो कहेंगे यार मैंने लोगों से सुना था लोग मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो इतनी इज़्ज़त देते हैं। और दूसरी बात सर, एक मौला अली का कॉल है, मैंने उसको अपने जहन में रखा है। वो कहते थे कि उनका एक है कि दुश्मनों के बीच में ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के बीच में ज़बान रहती है, मिलती सबसे लेकिन कटती किसी से नहीं है। क्या बात तो है। अपनी ज़िंदगी का पापा ने बताया ना बेटा कि छोटा बनकर तुम किसी के साथ भी अच्छे से बिहेव कर सकते हो, खा सकते हो, बड़े बनकर नहीं, मतलब छोटे बन के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। तो सर अभी तक तो करम है मालिक का, नौबत ऐसी नहीं आई है। बहुत अच्छी बात ये होता है जनरली। क्या हो, एक और मैं सवाल करना चाहूँगा मैं, आप काम कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह का करम है। आप अपने अभी तक देखिए क्या होता है कि एक्टर को मालूम होता है कि मैं क्या हूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ, और हर एक की अपनी कुछ ना कुछ हसरतें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, ये भी। आप, मेरा सवाल ये है कि आप अभी जिस पोजीशन में हैं, जो भी पोजीशन में आपको मालूम है वो, जी आप कहाँ तक मुतमईन हैं एज एन एक्टर? मतलब होता ना एक एक्टर, यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, ये होता है ना कहीं कहीं। तो आप कहाँ तक मुतमईन हैं, सेटिस्फाई है? मतलब मैं सर इस टाइम जितना मिला है 100% सेटिस्फाई हूँ, और मुझे ये पता है कि भविष्य के गर्भ में कुछ ना कुछ तो है, बस उसकी तलाश में निकल चुका हूँ। मेहनत से पीछे हटता नहीं सर। चाहे वो अभी मैंने कौन सा घड़ी का ऐड किया है अभी, धोनी स्मार्ट वॉच, हाँ स्मार्ट वॉच चल रही है, उसका ऐड किया है सर। तो ये मिल रही हैं चीज़ें, लेकिन बड़ी शिद्दत से हम वो काम कर रहे हैं। फिल्म मिली, शॉर्ट फिल्म मिली, आशुतोष राणा के साथ की शॉर्ट टेस्ट ड्राइव। तो सर जो काम मिला है, तो मेरा ये मानना है कि जो काम मिला है उसको बड़ी शिद्दत से करिए सर। बाकी ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मैंने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि मतलब मालिक इस मकाम पर लाएगा। बचपन में आपकी फिल्में देखी, बीवी हमारी आपके वो जो आपके वो हमें राही प्यार के वो जो आप पकड़ के चलते हैं, इतना हंसती हैं वो। तो मतलब देखिए, आप देखिए इससे हमारे लिए और क्या होगा। ये अमिताभ, बहुत अच्छी बात बोली। मैं मेरा सवाल जो था वो इसलिए मैं करना चाहता हूँ, इंसान क्या होता है कि मुतमईन हो जाए, मतलब एक शुक्र अदा करना जी कि हमको जो भी ऊपर वाले ने जी दिया है, जी बिल्कुल उसका सर। लाख लाख बस शुक्र बस सर, है। मैं उसी में यकीन क्योंकि और क्या चाहिए उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, समझे ना? लिमिट इज द स्काई। आपको बाप 4 गाड़ी चाहिए, एक और चाहिए, आप देख लीजिएगा कि जिसके पास 1 BHK है ना, वो कहेगा यार मेरा 2 BHK हो जाए, और जिसके पास 2 BHK हो गया यार 3 BHK हो जाए, तो 3 वाला 4। तो ये जो है, ये डिमांड जो है बढ़ती जाती है, अब ज़रूरतें जो है बढ़ती जाती हैं, तो इंसान वहाँ पे, इसलिए कहते हैं कि जहाँ जिस वक्त आपने कंपेयर करना शुरू किया, खत्म, तुलना करना शुरू किया, वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने पूछा, मेंटली डिस्टर्ब भी हैं और अंदर से हैरेसमेंट खुद ही को कर रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी क्या लगता है ना, एज एन एक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, किस्मत वाली बात होती है और कुछ नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि सर आपने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, और लोगों ने तालियां बजाई, और डायरेक्टर का वंडरफुल, यार कमाल हो गया, स्पॉट बॉय और लाइटमैन, और उन्होंने कहा कि यार क्या काम किया आपने, ये फिल्म देखना। और पता चला यार कि वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। फिर क्या करेंगे आप? मेरे साथ हुआ, मुजफ्फर अली ने फिल्म बनाई। अच्छा, वो जिन्होंने मीरा रोड, वो कौन? अच्छा नहीं, अच्छा उमराव जान, जी उमराव जान वाले, उन्होंने फिल्म बनाई अंजुमन। अच्छा, 40 दिन शूट किया सर मैंने, 40 days, and I played first half comedy, second half villain. ओहो, क्या जबरदस्त हुआ। और राइटर वाज राही मासूम रजा साहब, और क्या लिखा था उन्होंने, मैं क्या बताऊं। फिल्म रिलीज, डबिंग हो गई, सब कुछ हो गया यार, रिलीज नहीं हुई। वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में झगड़ा हो गया, रिलीज ही नहीं किया। तो उसका कुछ नहीं कर सकते आप, वो आपके हाथ में, बिल्कुल, वो आपके हाथ में। वो नसीब की बात है। इसलिए मैंने कहा कि आप जो है ना बड़े बैलेंस है, आपको बैलेंस होना पड़ता बहुत जरूरी है। और भैया ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अपनी मेहनत से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ,
ईमानदारी के साथ। और यहाँ पर मैं कहना भी चाहता हूँ बड़ी बात के ज़रिए कि नसीब किस्मत बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंसान चाहे तो अपना नसीब बदल सकता है, बशर्ते कि आपको उस पर यकीन हो। एक छोटी सी मिसाल है कि सर एक शराबी इंसान और एक नमाजी इंसान, एक दोनों के पास एक शख्स आया, बोला इस सुई के अंदर से हाथी निकल जाएगा। नमाजी इंसान के पास बोले लाहौल बिलाओ कैसी बातें कर रहे हैं, अकल है कि नहीं, इस सुई के अंदर से हाथी कैसे निकल जाएगा। और फिर वो शराबी के पास गया, बोले शराबी बोला इस सुई के अंदर से ये हाथी निकल जाएगा। अरे ऊपर वाला जाएगा तो साला हाथी के इसमें से पहाड़ निकल जाएगा, वो करने वाला है। तो पता ही चला है हजरत मूसा के टाइम की बात है सर, मैं जो बता रहा हूँ आपको। तो उससे ऊपर वाला इतना खुश हुआ, यकीन कामिल, उस पर आपको कितना यकीन है, आप जिस परिस्थिति में हो बस आप मत खोइए, उस पर यकीन। इसलिए कहते हैं अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ है ईश्वर सदा, जिसने भी सब्र किया है। और सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी डूबने नहीं देती, ये याद रखिएगा बात अपनी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, और ख़ास तौर से जो अच्छे इंसान होते हैं हमेशा उन्हीं के इम्तिहान होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो की बीमारी से रिलेटेड हो, ज़िंदगी से रिलेटेड हो, आप मुतमईन सब्र रखिए और कोशिश करिए उस पर, और अपनी कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए और उस पर यकीन रखिए। देखिए कैसे रात को दिन में बदलने वाला आपकी किस्मत चमकाएगा। बिल्कुल ज़िंदगी है। अच्छा सलीम भाई, आपका उर्दू बहुत अच्छा है, जब भी हम सुनते हैं आपकी शायरी बहुत अच्छी है। सही पकड़े हैं। हाँ, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। और आपने अभी एक फ़िल्म का नाम लिया जो आपने आशुतोष राणा जी के साथ की, शॉर्ट फिल्म थी वो। शॉर्ट फिल्म थी, और उनकी बहुत अच्छी हिंदी है और बहुत अच्छे लेखक हैं, शायर हैं वो भी। तो उनके साथ काम कर रहे तो क्या डिस्कशन हो रहा था उस टाइम पे? अरे सर वो पहली बात तो उनकी रेणुका शाहनी वाइफ जो है ना, वो बिग फैन है भाभी जी की। ये 4 साल पहले की बात है सर। तो जब उनके साथ आए, भाभी जी का आर्टिस्ट आ रहा है, तो अरे बात रेणुका जी को फ़ोन लगाया, और भाई आज वो टिल्लू के साथ काम है, ये वो बहुत अच्छा। मैं खड़ा हुआ था, अरे चेयर लेकर आओ, बिठाया, पास में बात करी। पहले जो हमने सुना था कि वो ऐसे हैं वैसे हैं फलाना ढमका है, लेकिन जब हमने खुद काम किया तो भाई बिल्कुल बदले हुए नज़र आए। बहुत इज्जत दी, बहुत अच्छे से रिहर्सल हुई, अच्छे अच्छे टेक हुए, मज़ा आया उनके साथ काम करके, खुशी हुई। बोले भाई तुम्हारा शो तो इत्तेफाक से हमारे जो रोहित ताजगौड़ हैं NSD से हैं, वो भी हैं, एक और हैं मास्टर विजय जी, वो भी NSD से, तो सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा सलीम भाई, आप 10 साल बाद अपने आप को, जैसे 10 साल पीछे अगर मैं जाऊँ, तो आपने भाभी जी घर पे हैं ज्वाइन किया, आज 10 साल हो गए उसे, अगले 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपना आप को देखना चाहूँगा हज करता हुआ, करबला की ज़ियारत, मदीने में देखना चाहूँगा। क्या बात। मेरा एक वक्त है मुकर्रर मैं कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, मुझे ये भी पता है कि ज़िंदगी जो है आज नहीं तो कल ये चिराग गुल होगा, उससे पहले न जाने इंसान से कितनी ख़ताएँ होती हैं। और उसको ये भी पता चलना चाहिए कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया भी है, वहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, वहाँ आपके अमाल चलेंगे, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, जो आपके हुकूक की मतलब शरीयती आप पर जो वाजिबात हैं वो उसको आपने मुकम्मल किया है या नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब कहते थे कि बैलेंस ज़िंदगी चलो, लाइफ को दीन भी लेके चलो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, चाहे भगवान जी को मानते हो आप रेस्पेक्ट करिए, मतलब ईश्वर, चाहे वो भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, अल्लाह हो, मतलब या ईसा मसीह हो, आप कहीं ना कहीं जुड़े रहिए। उनसे जुड़ने से कम आप ज़मीन पे तो रहेंगे, हवा में तो नहीं उड़ेंगे, नास्तिक तो नहीं होंगे, शैतान तो नहीं बनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में आप बैलेंस लाइफ लेके चलिए, दीन का परचम भी बुलंद रहे, दुनिया का परचम भी बुलंद रहे, ज़िंदगी उसी को कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो सलीम साहब एक्चुअली बहुत ही बैलेंस लगते हैं मुझे, और बहुत ही और इनको देख कर और इनकी बातों से लगता है कि इनको बहुत अच्छी तरबियत मिली है यही है सिर्फ अपने ज़िंदगी। बचपन में, और ये खौफ खुदा है बहुत। और मैं समझता हूँ कि जिसको खौफ खुदा होता है वो बहुत सही इंसान होता है, उसकी लाइन सही होती है, और वो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। ये हकीकत सर ने बात की, ये बात सही है। और मैं यहाँ एक भाई बड़ी बात के ज़रिए एक मैसेज के तौर पे देना चाहता हूँ कि एक मौला अली के दौर में मौला अली बाहर गए हुए थे कहीं, तो 10-12 लोग हुजूम आते थे, पहले आए 12-15 लोग कोफे, जो एक जगह है, कोफा एक जगह है इराक़ में, तो वहाँ पर आकर मिले मौला के साहबियों से, बोले कि हम सब बाहर से आए, नमाज वाज पढ़ेंगे सर।
तो वो मस्जिद में ठहरने लगे, दिन रात इबादत कर रहे हैं, दिन रात इबादत कर रहे हैं। 7-8 दिन के बाद मौला लिए आते हैं, बोले ये कौन लोग? अरे बोले ये तो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रात को भी पढ़ रहे हैं, सुबह भी पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। और तुम क्या कर? अरे मौला साहब हम इनकी खिदमत कर रहे हैं, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं। तो मौला अली ने पता क्या कहा? बोले निकालो इस मस्जिद से बाहर, इनसे बेहतर तो कोफे के वो कुत्ते हैं जो रोज़ी की तलाश में बाहर तो निकलते हैं। क्या बात है। तो आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। आप बाहर जाइए, मेहनत भी कीजिए, मेहनत करके घर पे आइए, फिर उसकी इबादत कीजिए। ये ज़िंदगी। ये बहुत बड़ी बात बोली है कोफे के आपने। कुत्ते बेहतर हैं, ये जुमला है उनका। कोफे इन इंसानों से, ये जो नमाजी हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं दिन रात, इनसे बेहतर कोफे के वो कुत्ते हैं जो रोज़ी की तलाश में घर से बाहर तो निकलते हैं। तो सरकार आप बाहर निकलिए, उसको भी याद रखिए। उसने कब कहा तुमसे कि सिर्फ तुम मेरी इबादत करो? घर से बाहर जाओ, 2 पैसे कमा के घर वालों की परवरिश करो। अच्छा, क्या बात ये है। ज़िंदगी भाई। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं। आपकी एक बात से मुझे भी एक शेर याद आया है। जी बिल्कुल। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है। और चलते चलते वसीम बरेलवी साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि फसाने बीत जाते हैं, तराने बीत जाते हैं, सताने के मनाने के बहाने बीत जाते हैं, और बिगाड़ने में नहीं लगता वक्त मेरे दोस्त, ज़माने में जमाने में ज़माने बीत जाते हैं। क्या बात है। क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सलीम साहब, बहुत अच्छा लगा आप आए, बड़ी बात में बड़ी बड़ी बातें की। तो दर्शकों, मेरे दोस्तों, ना ना ना, कसम खा के कह रही हूँ, ऐसे ऐसे दर्शकों को बाय बाय ना करेंगे। टिल्लू आगे चक्कर में आया कि आपकी एक टांग नकली है। मैं बता रही हूँ, मैंने दोस्त मुझसे कह रहे थे बोतनिया के कि तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आज बड़ी बात में आ गई, उनको पता चल जाएगा कि टिल्लू बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था, वो बड़ी बात करने के लायक है। इसलिए मैं चाहूँगा, वरना टिल्लू आपकी भी गुर्दे छील देगा। एक बार आपका डायलॉग तो होना चाहिए कि मेरी एक टांग नकली है, वरना मैं असली को नकली बना दूंगा। देखो भैया, मैं बहुत बोल चुका हूँ वो डायलॉग, और सब लोगों को मालूम है, बहुत फेमस डायलॉग है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, वेलकम की बात कर रहे हैं। जी। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से गलत निकल गया उदय भाई के लिए, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फ़ौरन अस्पताल लेके गया, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवाई, घर तक छोड़ने आए, बीवी के लिए, सारे बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ लाए। बस 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 बोलो। बस क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छा लगा हमें मज़ा आपके साथ बात करके। मज़ा आ गया। बड़ी बात में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। तो इसी तरह अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और टिल्लू के साथ, किसी और नई शख्सियत के साथ भी। तो देखते रहिए बड़ी बात। और टिल्लू भैया, आखिरी बात बोल दीजिए कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं आपके, मुश्ताक सर के, तो इस बड़ी बात को सब्सक्राइब करें। और वो टिल्लू अपने अंदाज में कैसे कहेंगे? देखो भैया, ऐसा है कि जैसे आसमान पे एक चांद है, वैसी ज़मीन पे एक टिल्लू चिरांद है। मैं बता रही हूँ, ये बड़ी बात जो है, नया शो शुरू होने जा रही है। कसम खा के कह रही हूँ, आपको बहुत एंटरटेन भी करेगा और आपको नसीहतें भी मिलेंगी। इसलिए आप जो हैं, बड़ी बात जो चैनल जो यूट्यूब पर है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगाज़ जो है वो टिल्लू से कीजिए, वरना टिल्लू एक एक के गुर्दे छील देगा। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।